Okay, so recording has just started. Now let me start the screen share. चलिए, आई होप सब लोग रेडी हैं हमारा पहला क्वेश्चन देखने के लिए। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आएगा, हैंड रेज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हैंड यू हैव टू रेज योर हैंड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो यस, बताइए, एक ही हैंड रेज हुआ अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ माय नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? में से कौन सी बीमारी है आपके यहाँ पे जो कम्युनिकेबल आपके यहाँ पे नहीं होगी? सोचिए, थोड़ा सा कर सकते हो आप, बहुत आसान सा सवाल है। बताइए सोनाली, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर अस्थमा। सोनाली को यहाँ पे अस्थमा लग रहा है, ठीक है। रितिका, आपको क्या लग रहा है? सर अस्थमा। और उज्जवल, आपको? सर ऑप्शन बी। उज्जवल, क्यों लग रहा है आपको ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा? सर ये फैल्स है नहीं। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपकी लाइक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपकी ऐसे फैलेगी नहीं। अब ये फैल इसलिए नहीं रही बिकॉज इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। अस्थमा इज समथिंग व्हिच हैपेंस बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन। इट इज योर एलर्जिक रिएक्शन। याद करिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। कई बार क्या होता है, कोई, हाँ जी, कोई पोलन ग्रेन्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इधर इट कैन बी अ pollen grain, either it can be a dust particle, right? pollen grain हो सकते हैं, dust particle होते हैं। इनके से क्या होता है, आपको एलर्जिक रिएक्शन आता है, तब आपको अस्थमा का अटैक आता है। तो अस्थमा का जब अटैक आता है ना, तो एक बात याद रखना कि होता क्या है कि आपको जो ट्राइकिया होता है, जो आपकी जो विंड पाइप होती है, ये विंड पाइप के अंदर इकट्ठा हो जाता है म्यूकस। विंड पाइप के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाता है जब आपको अस्थमा का अटैक आता है। अब आप सोचो कि अगर इसके अंदर ज्यादा म्यूकस मेरा आ गया, अगर इतना सारा म्यूकस अगर विंड पाइप में आने लगता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, मेरा एयर को जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहेगा। एयर को जाने के लिए वहां पे रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो ये टाइम पे आपको होती है ब्रेथलेसनेस। यू कैन सी द पेशेंट हैविंग द, यू कैन वेरी क्लियरली सी पेशेंट शोइंग द साइंस ऑफ ब्रेथलेसनेस। सांस लेने में उन्हें वहां पे होती है दिक्कत। सो यू विल हैव दिस ट्राइकिया, राइट? यहाँ पे म्यूकस जम गया और उन्हें ले सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि लंग्स तक पहुंच नहीं रही है हवा। तो वो टाइम पे ये लोग नॉर्मली आपका नेबुलाइजर यूज करते हैं। आपने देखा होगा तो अस्थमा वाला जो स्प्रे आता है, वो लोग इनहेलर जिसे आप कहते हो सिंपल लैंग्वेज में, वो लोग उसे हाँ जी, वो लोग उसे वहां पे यूज करते हैं सो दैट उनका जो एयरवे है वो थोड़ा चौड़ा हो जाए, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए, ताकि हवा फिर उसके अंदर जा सके। सो याद रखना, अस्थमा इज बेसिकली ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट कम्युनिकेबल। मतलब अगर मेरे को अस्थमा है तो इसका मतलब ये कि मेरे बाजू वाले को भी होगा। ये स्पेसिफिक मुझे ही है, मुझे ही कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है कुछ पोलन जैसे, और तब मुझे अस्थमा का अटैक आता है। मुझे आ रहा है, जरूरी नहीं कि मेरे बाजू वाले को भी आ रहा होगा कभी भी। सो इट इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्सन। तो ये आपका कम्युनिकेबल यहाँ पे आपका नहीं होता। तो दैट इज गोइंग टू बी अ आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। बाकी सारी चीज आपकी कम्युनिकेबल यहाँ पे हो जाती है। एक कोई दूसरे को हो सकती है, आप पर्सन टू दूसरे पर्सन में आपकी स्प्रेड की जा सकती है, राइट? नाउ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लिम्फेटिक सिस्टम इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या कोई सोच के इसका आंसर निकाल सकता है? What is the primary function of a lymphatic system in the body defense mechanism? ठीक है, मैं आपके इसमें हेल्प कर देता हूँ। सोनाली, बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर सी ऑप्शन। राइट। तो याद रखना, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, द लिम्फेटिक सिस्टम यू हैव इन द बॉडी, ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है एक सर्टेन लेवल ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी इज बीन प्रोवाइडेड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। सर्टेन अमाउंट ऑफ, नाली आपका आंसर बिल्कुल सही है, सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी is provided by my lymphatic system। तो इसके अंदर कुछ आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, कुछ इसमें इम्यून सेल्स होते हैं। तो याद रखना, लिम्फेटिक सिस्टम में आपके कुछ इम्यून सेल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सो लिम्फेटिक सिस्टम इन द बॉडी विल हैव सम इम्यून सेल्स, और इन इम्यून सेल्स की वजह से आप अपने आप को बचा पाते हो कई बार पैथोजेंस की वजह से। तो याद रखना, दे आर नोन टू फिल्टर एंड रिमूव द पैथोजेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। सो ब्लड में से पैथोजेंस अगर कोई एंटर आ चुके बॉडी के अंदर, तो उनको निकाल के उन्हें फिल्टर करके निकालने में आपका लिम्फेटिक सिस्टम आपके यहाँ पे काम करता है। ज्यादा डिटेल में तो हम इसको समझते नहीं है इस लेवल पे, बट इतना रखना कि लिम्फेटिक सिस्टम आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसके अंदर मिलेंगे आपको कई सारे इम्यून सेल्स आपको मिलते हैं, और उनकी मदद से आप पैथोजेंस को बॉडी के बाहर आप निकाल सकते हो।
ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ना। Which of the following disease is caused by virus? ध्यान से देखिए, आराम से देखिए, and then try to answer this. Take your time, take your 20 seconds, 30 seconds, and then all of you try to answer this. इनमें से कौन सी बीमारी है जो आपकी होती है बिकॉज ऑफ द वायरस? लीजिए बेटा, टाइम लीजिए अपना, सब लोग। बस 2 ही लोग अभी तक, बाकी लोग भी सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। विच ऑफ दिस डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस? चलिए बताइए दिव्यांश, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। सोनाली आपको क्या लग रहा है? सर टाइफाइड। टाइफाइड, ओके। अंजलि आपको क्या लग रहा है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ओके, ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, 3 अलग अलग आंसर। एनीवन एल्स? और कोई है जो आंसर देना चाहेगा? और कोई है जो अलग सा आंसर यहाँ पे देना चाहेगा? एनीवन? सर अब No. मलेरिया बचा है। मलेरिया ही बचा है, कोई जो मलेरिया भी बोलना चाहेगा? ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनो, ये सब आपको याद रखना है बेटा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ट्यूबरक्लोसिस तो हो गया, इन्फ्लुएंजा था। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, राइट। सो आपका जो ट्यूबरक्लोसिस आपका होता है बेटा, ये आपका हो रहा होता है एक बैक्टीरिया से। दिस इज बीन टेकिंग प्लेस, दिस इज बीन हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द बैक्टीरिया। ये आपका एक बैक्टीरिया कॉज करता है। तो कोई मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा ट्यूबरक्लोसिस में होता क्या? एनीवन कैन शेयर सम इंफॉर्मेशन की होता क्या इसके अंदर? कोई हैंड रेज करके। एनीवन, व्हाट हैपेंस इन द ट्यूबरक्लोसिस? बताइए दिव्यांश। सर ट्यूबरक्लोसिस में सर लंग्स में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और कुछ, और थोड़ा सा कुछ ऐड करोगे इसके अंदर? ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस में बिल्कुल सही बात बोली आपने दिव्यांश, लंग्स के अंदर आपका यहाँ पे इशू रहेगा। सो बेसिकली आपके बैक्टीरिया आके लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं, और इन बैक्टीरिया की वजह से आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं, कॉफिंग हो सकती है बहुत ज्यादा, कॉफिंग के साथ कई बार ब्लड निकल सकता है। सो दे आर गोइंग टू डैमेज द लंग्स, बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, राइट। अगर मैं मलेरिया की बात करता हूं, तो मलेरिया आपका कॉज करता है आपका प्रोटोजोअन्स। हाँ जी, प्रोटोजोअन्स आपको मलेरिया कॉज करते हैं, और एक प्रोटोजोन का जहां पे नाम होगा वो आपको यहाँ पे होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन के वजह से आपको मलेरिया कॉज होता है, जिसको लेके आता है आपका मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस। हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। दैट इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ फीमेल एनोफिलस, आपके यहाँ पे आपका कॉज इसको लेके आती है। सो वेरी गुड। सो फीमेल एनोफिलस जो आपकी रहती है, वो इस प्लाज्मोडियम को लेके आती है, और उसके वजह से आपको मलेरिया कॉज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे वायरस का कोई इन्वॉल्वमेंट आपके यहाँ पे है नहीं। ठीक है। टाइफाइड जो होता है बेटा, टाइफाइड भी आपका हो रहा होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। आपने अगर कोई ऐसा खाना खा लिया जिसके अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया हुआ, या आपने ऐसा कोई गंदा पानी पी लिया जिसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया हुआ, तो आपको टाइफाइड हो सकता है। तो ये सब चीजें हमने देख ली। यहाँ पे टाइफाइड बैक्टीरिया से हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से हो रहा है, मलेरिया आपका हो रहा है प्रोटोजोआ से, इन्फ्लुएंजा बेटा आपका होता है बिकॉज ऑफ द वायरस। तो ये आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, ये आपका किया जाता है एक वायरस के थ्रू। सो वायरस इज द वन व्हिच इज गोइंग टू कॉज द इन्फ्लुएंजा। तो याद रखना, कौन सी बीमारी कौन कॉज कर रहा है, ये याद रखना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है, ये तो मालूम होना ही चाहिए आपको। ठीक है। सर इन्फ्लुएंजा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो बेटा मेरे को भी देखना पड़ेगा इन्फ्लुएंजा को क्या बोलता है। आई हैव टू चेक दैट। हिंदी का तो मुझे भी नहीं मालूम, बट या आई हैव टू चेक। सर बुक में देखा था, उसमें इन्फ्लुएंजा ही लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर इस डिसीज में होता क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका अफेक्ट होता है बेसिकली। जैसे आपका कोल्ड एंड कफ होता है ना, वैसे ही होता है ये, वैसे ही आप करेंगे। जैसे हम फ्लू भी कहते हैं, शॉर्ट में से फ्लू भी कहते हैं। इसमें भी आपका लाइक नेजल पैसेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका इसमें अफेक्ट होगा, एंड यू विल हैव लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आपके यहाँ पे हो सकती है, एंड यू विल हैव अ म्यूकस सिक्रेशन आपके यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका काफी ज्यादा हो जाता है। सो इट्स अ वेरी लाइक normal like case of like it's a very common thing, it's not that severe and similar to cold and cough ये रहता है आपका यहाँ पे, but yes it can affect the respiratory tract along with the nasal passage के साथ साथ वो ट्रैक को भी वो अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, so that is, इसको हम इवन शॉर्ट में कहते हैं एज अ फ्लू। ऑलराइट, what is the term used to describe a condition when an individual is immune to a specific disease? जब एक पर्सन एक सर्टेन डिजीज को लेके इम्यून हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, कुछ लोगों ने हैंड रेज कर दिया, बताओ सोनाली क्या होगा इसका आंसर? सर इम्यूनाइजेशन। ओके,
एक्सप्लेन करोगे इसमें क्या होता है सोनाली थोड़ा सा? सर इसमें सर जैसे कि अगर इसमें सर वैक्सीनेशन होती है, यानी कि अगर किसी बंदे को अगर डिसीज है कोई भी, तो उसको सर फिर मतलब इंजेक्शन के थ्रू उसको उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। काफी हद तक आपका आंसर यहाँ पे सही है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सही। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब हम बात करते हैं ना वैक्सीनेशन के बारे में, व्हेन वी डिस्कस समथिंग लाइक वैक्सीनेशन, तो आपने देखा होगा कि आपको बचपन से आपके वैक्सीनेशन आपको मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इवन ऑन योर आर्म्स यू हैव दिस वन शॉट ऑफ इंजेक्शन जो आपको हमेशा आपके आर्म पे आपको रहता ही है। सो वैक्सीनेशन के शॉट्स आपको बचपन से आपको मिल रहे होते हैं, राइट? जैसे आप वैक्सीनेशन देते हो, आपका लाइक ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीनेशन होता है, पोलियो के लिए वैक्सीनेशन होता है, राइट? तो वैक्सीनेशन में बेसिकली आप कर क्या रहे होते हो, अब ये बात ध्यान से सुनना। जब एक डॉक्टर आपको वैक्सीन दे रहा है, जब डॉक्टर आपको वैक्सीन दे रहा है तो आपको क्या दे रहा है वो, तो ये एक चीज क्लियरली आप यहाँ पे रखना, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन वैक्सीनेशन, ये हमेशा याद रखना। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस इन माय वैक्सीनेशन में आपका एग्जैक्टली किया क्या जाता है, राइट? समझो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तुम कहते हो कि यार मुझे वैक्सीन चाहिए मेरे मीजल को लेके, मुझे मीजल्स को लेके या स्मॉल पॉक्स की मुझे वैक्सीन चाहिए। तो आपको क्या करेगा डॉक्टर, आपको देगा वैक्सीन का शॉट। सो डॉक्टर क्या देगा, डॉक्टर विल गिव अ शॉट ऑफ अ वैक्सीन। सो इट विल गिव अ शॉट ऑफ वैक्सीन का, आपको शॉट देगा। शॉट देगा मतलब इंजेक्शन बेसिकली आपको लगा रहा है, आपको वो आपको इंजेक्शन का यहाँ पे शॉट देगा। अब इंजेक्शन में है क्या, तो सर डेड एंड हाँ, इंजेक्शन के अंदर आप बोलेंगे आपके यहाँ पे डेड पैथोजेंस। यहाँ पे इसके अंदर इंजेक्शन में आपको क्या होने का देखेंगे, यू विल हैव अ डेड पैथोजेंस, आपके उसके अंदर होंगे डेड पैथोजेंस, या फिर उसमें होंगे वीक पैथोजेंस। सो जब आपको वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसके अंदर आपको या फिर डेड पैथोजेंस आपको लेंगे, या फिर उसके अंदर आपके होंगे वीक पैथोजेंस। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको एक और पहले भी दिया था कि जब लोगों को कोरोना का वैक्सीन मिल रहा था, तो वैक्सीन मिलने के बाद उन्हें एक दिन बुखार रहता था। वैक्सीन मिलने के बाद उन्हें 1-1.5 दिन वहां पे उन्हें बुखार रहता था, दे यूज्ड टू गेट इल ओवर, वो लोग वहां पे बीमार होते हैं, मतलब उन्हें बुखार होता था, राइट? तो जब आप वैक्सीन लेते हो, जब आप वैक्सीन लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर डेड पैथोजन या वीक पैथोजन आपके डाल दिए जाते हैं। तो ये इनका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आपके इम्यून सेल्स इनके साथ वाकिफ हो जाते हैं। सो व्हाट विल हैपन, इम्यून सेल्स आपके आएंगे, आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स होंगे वो इनको देखेंगे, इम्यून सेल्स विल कम, विल सी देम एंड विल जनरेट द रिस्पॉन्स। इम्यून सेल मुझे यहाँ पे देखा, और फिर लोग क्या करेंगे, दे विल जनरेट द रिस्पॉन्स, दे विल जनरेट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब उन्हें खत्म कर देंगे वो लोग। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो आप रिस्पॉन्स जनरेट करते हो, सेकंड चीज क्या होती है, आप इन्हें मेमोराइज कर लेते हो। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके इम्यून सेल्स इन पैथोजन को कर लेंगे मेमोराइज। सो लोग उन्हें यहाँ पे करेंगे मेमोराइज। याद रखना, आपके इम्यून सेल्स जो होते हैं ना, उनमें आपके एक सेल होते हैं जिसे हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक योर मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स इनको कर लेंगे याद। अब एक बार मेमोरी सेल्स ने उन्हें याद कर लिया, अब इसका होता है फायदा क्या होता है, 10 साल के बाद अगर मीजल वाला वायरस वापस अगर आपके बॉडी के अंदर आता है तो पता है क्या होगा, या स्मॉल पॉक्स वाला अगर पैथोजन अगर आपके वापस बॉडी के अंदर आता है, तो आपकी बॉडी क्योंकि वो उससे लड़ चुकी है बहुत पहले, तो उसे याद कर लेगी और उसके अगेंस्ट फटाफट रिस्पॉन्स वहां पे दे देगी। तो ये आपको यहाँ पे मिलता है इसका फायदा। सो सोनाली बताइए बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जैसे कि सर हमें लाइफ में एक बार स्मॉल पॉक्स होता है, सर दोबारा क्यों नहीं होता फिर? हाँ, तो दोबारा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके जो मेमोरी सेल्स हैं, जो मेमोरी सेल उन्होंने इसे याद कर लिया, जब आपको लाइफ में एक बार हुआ तो उन्होंने उसको खत्म भी कर दिया, उसे मेमोराइज भी कर लिया। तो आपके जो मेमोरी सेल्स है अब क्या करेंगे कि अगर वापस स्मॉल पॉक्स आया आपके बॉडी के अंदर, अगर वापस से स्मॉल पॉक्स आया तो ये फटाफट दौड़ के आएंगे, दे विल कम वेरी रैपिडली। सो दे विल कम वेरी रैपिडली, एकदम फटाफट दौड़ के आएंगे और दौड़ के आके आपके जो जितने भी स्मॉल पॉक्स के आपके जो वायरस होंगे, जो भी आपके पैथोजन होगा, उसके आके वो लोग खत्म कर देंगे। सो दे गिव अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स। सो याद रखना, मेमोरी सेल्स आपकी मदद करते हैं टू गिव अ क्विक रिस्पॉन्स अगर वो पैथोजन वापस आता है तो। अगर वो पैथोजन वापस अगर बॉडी में आया तो वो फटाफट आएंगे, उसे खत्म कर देंगे। वो इतने जल्दी उसे जाके खत्म कर देंगे कि आपके बॉडी के अंदर सिम्टम्स आपको मिलेंगे भी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि कई बीमारियां आपको लाइफ में एक ही बार होती है, वापस नहीं होती, क्योंकि जब वो एक बार हो गई तो वो टाइम पे आपके इम्यून सेल्स से उसे खत्म भी कर दिया और उसे मेमोराइज भी कर लिया। तो एक बार उसने मेमोराइज कर लिया तो अगर वो वापस आई वो बीमारी, तो आपके इम्यून सेल्स दौड़ के आएंगे, फटाफट से मारेंगे और आपकी बॉडी में सिम्टम्स भी आपको नहीं मिलेंगे। सोनाली मेरी बात समझ आ रही है?
यस सर। ठीक है, सो यही चीज आपको यहाँ पे होते मिलती है, और यही चीज की जाती है वैक्सीनेशन के दौरान कि आपको वैक्सीन का शॉट जब मिला जाता है तो आपके वैक्सीन के शॉट में होते हैं डेड पैथोजन या वीक पैथोजन, और ये पैथोजन के साथ आपकी बॉडी लड़के उन्हें मार भी देती है और उन्हें मेमोराइज भी कर लेती है। तो अब रियल में अगर कोई पैथोजन आया वो वाला, तो आपकी बॉडी संभाल लेगी, आपके इम्यून सेल्स जाके बहुत कम टाइम उसे खत्म कर देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माई, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इम्यूनाइजेशन। तो अगर मैं आपको एक वैक्सीनेशन का शॉट दे रहा हूँ, अगर मैं आपको वैक्सीन दे रहा हूँ कोरोना की, अगर मैं वैक्सीन दे रहा हूँ आपको ट्यूबरक्लोसिस की, सो आई एम मेकिंग यू इम्यून टू स्पेसिफिक डिजीज, मैं आपको एक पर्टिकुलर डिजीज से आपको बचा रहा हूँ, और इसको हम बोलते हैं आप एज अ इम्यूनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज माई इम्यूनाइजेशन। हाँ जी उज्जवल बताइए, क्या सवाल है आपका, बताइए। सर ये चिकन पॉक्स जो होते हैं सर, ये एक दूसरे को फैलते हैं? हाँ जी, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये फैले जा सकते हैं, यस। दिव्यांशी बताइए, आपका क्या सवाल है। सर और ये पूरी लाइफ में सर एक बार होते हैं सर, ये कंपल्सरी होते हैं कि होने ही है? जनरली होता क्या ना बेटा कि बच्चों को कुछ डिजीज होती ही है जनरली, ऐसा कंपल्सरी कि हर किसी को ही होगा। कई लोग होते हैं जो बहुत स्टेराइल होते हैं, मतलब ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ये डिजीज ना हो, तो वहाँ पे नहीं होता। जैसे इंडिया में बड़ा कॉमन है, इंडिया में इट्स वेरी कॉमन टू हैव दिस डिजीज इन अर्ली स्टेज, एंड वंस यू गेट ट्रीटेड यू आर फ्री फ्रॉम द डिजीज। जब आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, मतलब आप एक बार आपको हो गया फिर वो वापस नहीं होता। फॉरेन कंट्रीज में ये कॉमन नहीं है, राइट। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूंगा कि कुछ बीमारी होती है जो अफ्रीका में बड़ी कॉमन है, इंडिया में इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम ज्योग्राफी एज वेल, इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी एंड कौन सा एथनिक ग्रुप है वहां पे, उस पर डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को होती है कुछ लोगों को नहीं होती, ठीक है। बट हाँ, जनरली देखा गया कि बच्चों को ये इंडिया में तो हो जाता है बचपन में ही। नाउ इट्स नॉट दैट कॉमन स्टिल अगेन बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, बट या इट कैन बी सीन हैपनिंग एंड इट्स नॉट इवन लाइफ थ्रेटनिंग, ये कोई लाइफ को फेटल भी नहीं होता आपकी लाइफ के लिए। तो वो होगा, यू विल गेट बेटर इन फ्यू डेज एंड यू गेट इम्यून टू इट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप दिव्यांशी आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। ठीक है, चलिए, सो दैट इज माय इम्यूनाइजेशन ओवर है, तो ये याद रखना इम्यूनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a preventive measure against infectious disease? इनमें से कौन सा एक प्रिवेंटिव मेजर नहीं है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज? तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, टेक योर टाइम, वक्त लीजिए अपना एंड देन रेज योर हैंड। Which of the following is not a preventive measure against the infectious disease? चलिए बेटा, बाकी लोग भी, अक्षा, शामवी, नाव्या, आरुषि, बेटा आप लोग भी सोच सकते हो, आसान सवाल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा एक प्रिवेंटिव मेजर का तरीका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज? बताइए शामवी, क्या होगा इसका आंसर? सर डी। शामवी यहाँ पे कह रहे ऑप्शन डी, ठीक है। अंजलि आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑलराइट, ओके। दिव्यांश? सर ऑप्शन डी। दिव्यांश क्यों ऑप्शन डी आपको लग रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन में सर उन्होंने वैक्सीनेशन बोला है सर, तो जो सर वैक्सीनेशन होगा सर वो इन्फेक्शियस डिसीजेज के अगेंस्ट होता है सर। प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, तो सर इससे हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं सर, उससे सर दूसरों को बीमारी का खतरा भी कम हो जाएगा सर। अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट विद सिक इंडिविजुअल, सर अगर जो बीमार है उनसे हम दूर रहेंगे तो सर हमको भी इन्फेक्शियस डिसीज नहीं होगी। पर सर डी थोड़ा सा और लगा इसलिए बोल दिया। राइट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपको यहाँ पर रॉ मीट आपको खाना ही चाहिए, रॉ मीट पोल्ट्री या कोई भी आपको खाना नहीं चाहिए, यू हैव टू कुक इट परफेक्टली एंड देन यू शुड इट। सो ये कहीं से भी सेंस नहीं करता कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज से ये बचाएगा। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो आप सबका आंसर यहाँ पे सही है, बहुत बढ़िया। देन व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीबॉडीज इन द इम्यून सिस्टम? ये भी आप कर सकते हो। एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी के अंदर होती हैं उनका रोल क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर? सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, आपके यहाँ पे हैंड रेज करिए सब लोग और आंसर करिए इसका। व्हाट इज द प्राइमरी रोल? एक्सक्यूज मी। हाँ जी रितिका बताइए, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। ऑलराइट, ठीक है। शाम भी आपको क्या लग रहा है? सी सर, सी। ओके, ठीक है, राइट। एंड अंजलि आप बता दीजिए आपका क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। राइट, ठीक है। सो आई एम वेरी श्योर कि आप सबका आंसर यहाँ पे सी है, यस, टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। ये इनका काम होता है।
एंटीबॉडीज का काम ही होता है कि कोई भी अगर बाहर से पैथोजन आ रहा है तो उससे लड़े, आपकी बॉडी को बचाए, प्रोटेक्ट करें। दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर। अच्छा मुझे ये बताओ एक चीज कि ये कौन करता होगा, ये कोई बता सकता है? टू रेगुलेट द ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को रेगुलेट कौन करता है बॉडी के अंदर, कोई बता सकता है? एनीवन? कोई है जो बता सकता है कि आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट कौन करता है? दिव्यांश ट्राई करना चाहोगे? सर नो आइडिया। आइडिया? सोनाली, शामवी ट्राई करना चाहोगे क्या, कौन होता है जो शुगर लेवल सर मे बी सर लीवर। नहीं करता? एक हार्मोन होता है, पेनिसिलिन। राइट? इंसुलिन, इंसुलिन, इंसुलिन याद आ गया सबको? इंसुलिन। यस सर। सो इंसुलिन इज द हार्मोन जो आपका बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। याद रखना, जैसे आपने खाना खाया आपका शुगर लेवल बढ़ेगा और उसको आके कंट्रोल करेगा, उसे रेगुलेट करेगा आपका इंसुलिन यहाँ पे। तो ये सब मालूम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो ये सब तो मालूम होना चाहिए। ठीक है चलो। Which of the following is the example of my communicable disease? ध्यान से देखिएगा इसे, try to see this question again. It's a very simple question. Try to answer this. इनमें से कौन सा मेरा एग्जाम्पल बनता है मेरा यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज का? बताइए सोनाली। सर टर्बोक्लोसिस। दिव्यांश। सर ट्यूबरक्लोसिस। उज्जवल। सर सी ट्यूबरक्लोसिस। एंड दिव्यांशी कुमारी। सर ट्यूबरक्लोसिस। ऑलराइट, पूजा आप बताना चाहोगे इसका आंसर क्या होगा? पूजा। ट्यूबरक्लोसिस। पूजा ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, कौन से पैथोजन से होता है? बैक्टीरिया, वायरस? हाँ जी राइट, बैक्टीरिया कॉज है और ये कम्युनिकेबल है। याद रखना कि इसको टीबी हुआ पड़ा है, राइट? तो व्हाट विल हैपन, अगर वो खांस रहा है, अगर वो कॉफिंग कर रहा है, देन वेरी लाइकली चांस है कि उसमें से आपका पैथोजन किसी और के बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है अलोंग विद द म्यूकस एंड द लाइक स्पर्टम व्हिच इज बीन कमिंग आउट। सो यू विल फाइंड कि आपका स्प्रेड किया जा सकता है फ्रॉम पर्सन टू ए टू बी, या फिर इजीली आपका स्प्रेड हो जाता है। सो यस दैट इज गोइंग टू बी ट्यूबरक्लोसिस, राइट? डायबिटीज आप लोग जानते हो, ये आपका होता है जब आपके बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा होता, या फिर जो इंसुलिन बन रहा है वो काम नहीं कर रहा, राइट? सो दिस बेसिकली हैपेंस बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन। दिस ऑल हैपेंस बिकॉज़ ऑफ अ लैक ऑफ इंसुलिन। कई बार इंसुलिन बनता है लेकिन वो बाद में काम करना बंद कर देता है, सो दैट कैन आल्सो हैपन, राइट? कैंसर भी आपका कम्युनिकेबल नहीं होता, कैंसर इज समथिंग जो काफी स्पेसिफिक होता है। अगर मैं कैंसर को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो इट बेसिकली मीन्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स विल लीड टू अ कैंसर। ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, अनकंट्रोल्ड division of cells leads to cancer, leads to कैंसर। तो जब भी कैंसर किसी को होता है ना तो बेसिकली वहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा होता है और उसके जैसे ही आपका ट्यूमर बनता है उसके जैसे ही आपका कैंसर होता है, ठीक है? और हाइपरटेंशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कैंसर तो आप फ्यूचर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। हाइपरटेंशन जो बेटा आपका यहाँ पे होता है ना, हाइपरटेंशन इज बेसिकली इट इज हाई ब्लड प्रेशर। इन शॉर्ट में बोलूंगा इसे यहाँ पे, इट्स अ क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली होता क्या ना बेटा कि आप अगर भागम दौड़ी करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो और थोड़ा दौड़म दौड़ी करो, जो आप लोग करते ही हो, 9-10 के बच्चे आप लोग करते ही हो, तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा यहाँ पे हाई हो सकता है, विच इज नॉर्मल थिंग, राइट? लेकिन अगर आप कोई भागम दौड़ी नहीं कर रहे हैं, आप वैसे ही घर पे बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे, अगर तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई है और हमेशा हाई ही रहता है, देन दैट इज अ केस ऑफ माई हाइपरटेंशन। तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे ऐसा हाइपरटेंशन। बच्चों में जनरली आपको ये नहीं मिलता देखने के लिए, बट हाँ पीपल इन देयर लेट 50s-60s के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है। रीजंस कई सारे होते हैं, बट यस यू विल फाइंड हाइपरटेंशन अगर हो रहा हो तो ये कंट्रोल करना जरूरी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर काफी हाई है और काफी लंबे टाइम के लिए वो हाई ही रहता है, देन इससे होगा क्या कि आपके वाइटल ऑर्गन्स आपके यहाँ पे डैमेज होंगे। याद रखने की बात को, अगर कोई पर्सन है जिसको हाइपरटेंशन का इशू है, जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई रहता है, तो उससे होगा क्या कि कुछ जो वाइटल ऑर्गन्स आपके होते हैं ना, जैसे आपका किडनी हो गया, जैसे आपका ब्रेन हो गया, जैसे आपका हार्ट हो गया, दे कैन गेट डैमेज बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। तो ये बात भी आप कहीं ना कहीं याद रखना, दैट हाइपरटेंशन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न अगर किसको होता है तो। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई होप ये चारों टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं। आई होप दिस 4 टर्म्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। सर ठीक है, ऑलराइट, चलिए देन आगे बढ़ते हैं।
Which of the following is not a contributing factor to the spread of infectious disease? इनमें से कौन सा एक है टर्म जो contributing factor नहीं है to spread the infectious disease? तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हैंड रेस करिए, try to answer which of the following is not a contributing factor to the spread of infectious disease. इसका मतलब यहाँ पे ये इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता स्प्रेड होने के इन्फेक्शियस डिजीज को? बताइए शामवी, बताइए. सर बी, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल. ओके, सोनाली आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. ओके, बताइए दिव्यांश. सर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, और कोई है जो अपना आंसर देना चाहेगा यहाँ पे? आरुषि, अंजलि, बाकी लोग भी बोलिए बेटा, बाकी लोग भी इतने दूर से आप क्लास लगाने के लिए आए हो यहाँ पे. दीपा, आरुषि, पूजा, प्रकृति, रक्षा, रामलोक, रवि, आप सब भी बेटा ट्राई करो. मतलब क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा आंसर, इतना नहीं सोचते. रवि, काशिफ, बताइए. सर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. एंड रक्षा, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आपको यहाँ पे सही आंसर है. प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो आपका होता है ये एक लाइक ऑड वन आउट है. इट इज, इससे फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा. इससे कभी भी आपका कोई इन्फेक्शियस डिजीज आपकी लाइफ में स्प्रेड नहीं होगी. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पुअर सैनिटेशन, तो इससे हो सकती है. इससे आपके कोई इन्फेक्शियस डिजीज जैसे आपका हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, वो आपका स्प्रेड किया जा सकता है. कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, बिल्कुल अगर आपका पानी या खाना आपका खराब है, कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया एंड फंगस, तो उससे आपकी कोई इन्फेक्शियस डिजीज आपकी स्प्रेड हो सकती है. तो ये भी आपका हो जाता है. एंड लैक ऑफ वैक्सीनेशन, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे बचपन में, देन उसके वजह से भी आपका इन्फेक्शियस डिजीज आपका स्प्रेड किया जा सकता है. तो याद रखना हमेशा यहाँ पे कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से कोई भी आपके इन्फेक्शियस डिजीज आपकी स्प्रेड नहीं होती. तो ऑप्शन बी बनता है मेरे यहाँ पे एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सबसे बढ़िया आंसर मेरे यहाँ पे ऑप्शन बी का मेरा बनेगा यहाँ पे. चलिए, which of the following cell organelle is responsible for generating energy in a form of ATP? बड़ा ही आसान सा सवाल है, अब तो आंसर आना चाहिए फटाफट सबका. आरुषि, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, देन रवि, काशिफ, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. ओके, एंड प्रकृति, क्या होगा इसका आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पे सही आंसर है. इसको हम इवन कहते हैं एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, जो आप लोग सबको बहुत बचपन से सिखाया जाता है. और यहाँ पे आपकी एटीपीज बनाई जाएगी. सो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. सो यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. सो इट इज ऑर्गेनल व्हिच इज नोन टू जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी. तो आप यहाँ पे एटीपी आपको बना के देगा. सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, आपके इसके बारे में हमने बात भी किया था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर, कि इसकी कितनी मेम्ब्रेन होती है. हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स यू हैव इन अ माइटोकॉन्ड्रिया? सर 2. राइट, यू हैव 2 माइटोकॉन्ड्रिया. बिल्कुल सही, 2 मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे आउटलाइन में मिल जाती है. ठीक है, चलो ध्यान से देखना. Which cell organelle is responsible for protein synthesis in the cell? कौन सा सेल ऑर्गेनल इसमें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? ध्यान से देखिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. बताइए आरुषि, क्या होगा इसका आंसर? सही नहीं सर, लाइसोसोम. लाइसोसोम्स. ठीक है, रवि, काशिफ, सर ऑप्शन सी. सोनाली, सर राइबोसोम्स. उज्जवल, सर सी. राइबोसोम्स आपके जो होते हैं बेटा, दे प्ले अ रोल इन माय प्रोटीन सिंथेसिस. याद रखना, हमेशा याद रखना, राइबोसोम्स का एक ही काम होता है. इनका सिर्फ एक ही काम होता है और कोई इनका काम नहीं होता. एंड दैट वन रोल इज गोइंग टू बी योर प्रोटीन सिंथेसिस. सो ये दे आर नोन फॉर माय प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, लाइसोसोम बेसिकली इनका काम होता है डाइजेस्ट करना. दे आर नोन फॉर डाइजेशन ऑफ डेब्रिस. सो ये डाइजेशन में आपकी मदद करते हैं. दे विल हैव सम एंजाइम्स. इनके अंदर आपको कुछ एंजाइम्स आपको मिलेंगे, राइट? एंड दे आर नोन टू प्ले. ये भी हमने, हाइड्रोलाइटिक. हाँ ये भी तो हमने किया था, याद करिए. दिस इज आल्सो समथिंग वी हैव डन. याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? दे विल हैव द Yes. हाइड्रोलाइटिक Yes. एंजाइम्स, यस सर. राइट? और उनका पीएच आपका मेंटेन करा जाता है एट अराउंड लाइक 4 जितना, 4 to 5 जितना. चलो कोई बात नहीं. एंड दे आर नोन टू फॉर द डाइजेशन, बैग. राइट? ठीक है. सो दैट्स माय लाइसोसोम्स.
चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन? इनमें से कौन सा आपका रहेगा यहाँ पे फंक्शन आपके सेल मेम्ब्रेन का? ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू टेल मी इनमें से कौन सा फंक्शन होगा आपके सेल मेम्ब्रेन का। बताइए उज्जवल। सर बी। बी कह रहे हो आप यहाँ पे। दिव्यांश? सर बी ऑप्शन। बी कह रहे हो आप यहाँ पे भी, ठीक है। अंजलि? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है। द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये बात याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन इस चीज का ध्यान रखता है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज आपकी बाहर निकलेगी, ये चीज का लोग ध्यान रखता है। तो कोई भी चीज जो काम की नहीं होती वो अंदर नहीं आती, और जो भी चीज आपके काम की होती है उसको आप अंदर ही रखते हो, राइट, सब बाहर नहीं भेजते। सो यू एंश्योर दैट कि आपका सेल मेम्ब्रेन ध्यान रखता है कि क्या चीज अंदर आएंगी और क्या चीज आपको बाहर निकालनी है। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी डन बाय द सेल मेम्ब्रेन and that is the role of the cell membrane to control the movement of substance in and out of the cell, right? तो अगर मैं आपसे पूछूं to store genetic material, ये genetic material को स्टोर करके कौन रखता है, बताइए मुझे। किसका काम होता है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना? सोनाली बताओगे किसका काम होता है? सर गोल्जी apparatus। सर नहीं। न्यूक्लियस। सर डीएनए। यस, अरे हाँ, तो न्यूक्लियस डीएनए। देखो हाँ जी, सुनो मेरी बात। जेनेटिक मटेरियल मतलब तुम्हारा हो गया तुम्हारे यहाँ पे डीएनए, दैट मीन्स योर डीएनए, ठीक है। और डीएनए को रखा जाता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में संभाल के रखेंगे हमारे डीएनए को, ठीक है। अब टू सिंथेसाइज प्रोटीन, अब याद रखना हमेशा, दैट विल बी राइबोसोम्स, ठीक है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ये आपका सेल वॉल भी आप यहाँ पे करता है आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट। नाउ which of the following is not a function of cytoplasm? इनमें से कौन सा साइटोप्लाज्म का काम नहीं है? इनमें से कौन सा यहाँ पे साइटोप्लाज्म का काम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा? तो टेक योर टाइम, लीजिए अपने 5 मिनट, नॉट 5 मिनट, टेक योर 20 seconds and then try to tell me which of them is not a function of my cytoplasm. पूजा अटारी बताइए। अच्छा, आपको पुराना हैंड रेज्ड है। रितिका बताइए क्या होगा इसका आंसर? रितिका? सर ऑप्शन सी। रितिका ऑप्शन सी कर रहे हैं यहाँ पे। उज्जवल क्या लग रहा है? सर सी। दिव्यांश आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। राइट, एंड रक्षा आपको? ऑप्शन सी सर। यस, स्टोर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ये काम नहीं होता साइटोप्लाज्म का, ये काम होता है आपके न्यूक्लियस का। तो बिल्कुल सही, ये आपका यहाँ पे रोल नहीं है इसका। बाकी सारे रोल्स के मिल जाते हैं। प्रोवाइड द मीडियम फॉर सेलुलर रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे रिएक्शन किए जाते हैं, सो वो एक मीडियम उसे वहां पे मिल जाता है रिएक्शन करने का। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेलुलर ऑर्गेनल्स, सो आपके सेलुलर ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम होता है आपके साइटोप्लाज्म का, सो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड फैसिलिटेट इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब समझ लो, अगर ये मेरा सेल है, सेंटर में मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मुझे कोई प्रोटीन जो यहाँ पे खड़ा है, अगर मुझे उसे यहाँ से यहाँ पे भेजना है, तो ये ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई प्रोटीन है यहाँ पे, और इस प्रोटीन को अगर मुझे यहाँ पे भेजना है, तो इसको भेजा जाएगा, आई विल सेंड द प्रोटीन टू दिस डायरेक्शन। लेकिन जो भी आपका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाए, जो भी सेल के अंदर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपका स्पेस आपको प्रोवाइड करता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो याद रखना, सेल के अंदर सब लोग घूम रहे होते हैं इधर से उधर, माइटोकॉन्ड्रिया भी घूम रहा होता है, राइबोसोम्स भी घूम रहे होते हैं, तो उन्हें जब जाना होता है इधर से उधर, तो you need a medium over there and that is your cytoplasm. चलो next question. What is the function of chloroplast in the plant cell? सिंपल क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बताइए इनमें से कौन सा रहता है फंक्शन मेरे प्लांट सेल का? कर सकते हो आप इसका आंसर, बताइए दिव्यांश। सर टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। दिव्यांश, मैं आपसे जानना चाहूंगा फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स क्या होते हैं? नहीं बताओगे, ठीक है। अंजलि क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सोनाली? सर ऑप्शन डी। सोनाली बता सकते हो फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस?
सर इसमें होता है कि सर क्लोरोफिल, अच्छा सनलाइट। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये बात सुनी थी क्या? आई थिंक ये चैप्टर आपको पहले कवर कर दिया गया था, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने ये सुना है, लाइट रिएक्शन नाम का टर्म सुना है आपने कभी? यस सर। यस तो सर। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका लाइट रिएक्शन और एक होता है आपका यहाँ पे डार्क रिएक्शन, जिसको आप इवन कहते हो एज अ केल्विन साइकिल। तो आज के जमाने में डार्क रिएक्शन टर्म यूज जनरली करते नहीं है। डार्क रिएक्शन की जगह एक टर्म यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ, और यू कैन यूज अ टर्म लाइक अ केल्विन साइकिल। मेल्विन केल्विन ने ये ढूंढा था, सो दैट्स व्हाई केल्विन साइकिल और केल्विन रिएक्शन और केल्विन साइकिल तुम यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, तो देखो फोटोसिंथेसिस में याद रखना कि एक पार्ट होता है जिसके अंदर लाइट की जरूरत होती है। तो अगर एक प्लांट है और वो कहता है कि मुझे अपना खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए उसे लाइट की जरूरत होती है, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन के टाइम पर कुछ बनाएगा और उसके बाद जब लाइट नहीं होती ना, उसके बाद भी वो अपना खाना बना सकता है यूजिंग द डार्क रिएक्शन। सो बेसिकली मतलब बताना चाहूंगा, अगर शॉर्ट में समझाऊं, डिटेल में समझाऊंगा नहीं से मैं आपको, बिकॉज ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बट याद रखना फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, या वो लाइट रिएक्शन या वो डार्क रिएक्शन। दोनों जब होते हैं, दोनों का होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक ही होना चाहिए, दोनों का होना जरूरी है। जब दोनों होंगे तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पे खाना बनेगा, एंड खाना मीन्स योर स्टार्च। तो खाना जो आपका बनता है वो दोनों रिएक्शन होने के बाद ही आपको बनेगा। ठीक है, 10th में आप इसे थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लोगे। सो अभी के लिए इतना याद रखो। देन खुद से क्वेश्चन पढ़िए और खुद से इसका आंसर बताइए, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। बताइए आरुषि, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर लाइसोसोम्स। रितिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Sir, lysosomes. रक्षा को क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। राइट, लाइसोसोम्स आपके यहाँ पे सही आंसर होंगे, एंड दे आर माय सुसाइडल बैग्स। ये है मेरे यहाँ पे सुसाइडल बैग्स। इनका काम होता है टू ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल ब्रेक डाउन करेंगे, एंड सेलुलर डेब्रिस, जो भी आपकी सेलुलर डेब्रिस होती है उसको भी ये लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इनके अंदर आपको मिलेंगे कई सारे मेरे डाइजेस्टिव एंजाइम। सो यस, लाइसोसोम्स ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस ऐसा कुछ करता नहीं है। गोल्गी एपरेटस का काम याद रखना, दे आर नोन फॉर द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये याद रख लो कि गोल्गी एपरेटस जो होते हैं, दे आर नोन फॉर द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो अगर किसी बायोमोलिक्यूल को, मतलब कोई प्रोटीन हो गया, कोई लिपिड, उसकी अगर पैकिंग करनी हो तो वो करने के लिए आपका गोल्गी एपरेटस आपकी मदद करता है। सो पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल इज डन बाय द गोल्गी एपरेटस, राइट। एक और रोल याद रखना गोल्गी एपरेटस का, गोल्गी एपरेटस इज नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो बेसिकली ये जो बना के रखे ना हमने यहाँ पे, ये गोल्गी ही बनाता है। सो गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। So that is something done by my Golgi apparatus. ठीक है, so Golgi याद रखना, they are known for the packaging of biomolecules, के साथ they are known for the formation of my lysosomes. So ये दो जो चीजों के लिए एक Golgi apparatus मैंने यहाँ पे जाना जाता है। ठीक, न्यूक्लियस आप जानते हो, राइबोसोम आप जानते हो, तो यस ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देन अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन के आएंगे अबाउट योर एनिमल हस्बेंडरी। तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को। व्हाट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल हस्बेंडरी, में से कौन सा आपका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आपके एनिमल हस्बेंडरी का रन करने का? सो देखिए ध्यान से, अगेन यू कैन आंसर दिस। सो ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को। अभी तक सिर्फ दिव्यांश का हैंड रेज्ड है, बाकी लोग भी ट्राई करें। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं, कर सकते हो। बताइए शाम भी क्या होगा इसका आंसर? सर बी। ऑप्शन बी कह रहे हो आप। सोनाली, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर बी ऑप्शन। दिव्यांश? सर ऑप्शन बी। To increase the productivity of livestock for food, fiber and other product is a primary objective of my animal husbandry। ये बात आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन मेरे यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाते हैं। To increase the number of wild animals, to increase the number of wild animals, that's बिल्कुल, आप कभी भी एनिमल हस्बेंड्री में वाइल्ड एनिमल्स को आप ग्रो नहीं करते, तो ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे आपकी गलत। टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये भी आप नहीं करते, याद रखना। अगर आपको किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज को आपको बचाना है तो उसके लिए आपकी मदद करता है आपके जूलॉजिकल पार्क्स।
इसमें आपकी मदद कर सकते हैं आपके यहाँ पे ज़ूलॉजिकल पार्क्स आपके यहाँ मदद कर सकते हैं, या फिर आप देखोगे कि आपकी जो मदद यहाँ पे की जा सकती है बाय माय, दिस कैन बी डन बाय मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे आपके हिमाचल में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, आपने शायद सुना होगा हेमिस नेशनल पार्क। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन से डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा। सर एक और है पिन वैली नेशनल पार्क। हाँ, एक और है आपका, राइट, एक और है आपका पिन वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, किसी को याद है क्या? सर लाहौर एंड लाहौर। स्पीति। ओके, यस, पिन वैली नेशनल पार्क, राइट, वेरी गुड। एक और आता है कालाटोप नेशनल पार्क, ये डलहौजी वाले एरिया में है। यस सर। कालाटोप नेशनल पार्क, आई थिंक अगर आप में से सर कोई, ग्रेट हिमालयन। क्या बेटा? सर एक ग्रेट हिमालयन भी है। हाँ, राइट, यू आल्सो हैव अ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यस। सर जिम कॉर्बेट वो तो उत्तराखंड में आया, वो आपका है उत्तराखंड के अंदर। इंडिया में आ गया ना। हाँ, हम तो हिमाचल के देख रहे हैं, ये सब तो हिमाचल के हैं। सो यू हैव आल्सो हैव अ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यस। तो ये नेशनल पार्क बेटा ये सब होता है ना, इनमें बेसिकली क्या करते हो, इनमें आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज को। जैसे आपका स्टेट एनिमल कौन सा है आपको मालूम है क्या? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? सर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड। मालूम है आप लोगों को? तो क्या बात है, मुझे नहीं पता था आपको मालूम होगा। राइट। बर्ड कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है? सर जुजुराना। राणा ये तो सुना नहीं कभी। मोनल है कोई, तो ये मोनल बर्ड है, इंग्लिश नाम उसका मोनल होता है। सर मोनाल। मोनाल, राइट, सॉरी, या मोनाल बर्ड इज गोइंग टू बी अ बर्ड। एग्जैक्टली कौन सी स्पीशीज है मोनाल की वो मालूम नहीं, बट या मोनाल इज अ बर्ड व्हिच इज अ स्टेट बर्ड, राइट। तो स्नो लेपर्ड आपका हो गया स्टेट एनिमल। तो अगर इसको बचाना है तो ये बेसिकली आपको मिल सकता है इन नेशनल पार्क में। एक तो आपका हेमिस हो गया और एक आपका हो गया ग्रेट हिमालयन, यहाँ पे आपको मिल सकता है। इवन लाहौल स्पीति वाला जो ये है ना पिन वैली, इसमें मिल सकता है। तो आप नेशनल पार्क जब आप बनाते हो तो ये बेसिकली बनाए जा सकते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ताकि एक्सटिंक्ट होने से रुक जाए। देन यू आल्सो हैव अगर आप में से कोई चंबा से है, तो चंबा के पास एक नेशनल पार्क है आपका कुगटी नेशनल पार्क। यस सर। कुगटी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, हाँ ठीक है, आई थिंक आप चंबासी हो। सो कुगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी, वहां पे भी आपको अच्छा खासा वाइल्ड लाइफ मिलता है, वहां पे भी आपको स्नो लेपर्ड मिल सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हो, जहां पे इनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है। इनके लिए एनिमल हस्बेंड्री का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने कई सारे नेशनल पार्क यहाँ पे देख लिए, सारे हिमाचल के हैं। आई होप सब लोग यहाँ पे कभी ना कभी विजिट करने के लिए जाओगे, या फिर आप स्कूल में बोल सकते हो कि अगले ट्रिप पे हमें नेशनल पार्क लेके जाओ, कुछ एनिमल्स दिख जाए। दैट इज द थिंग टू डोमेस्टिकेट वाइल्ड एनिमल्स फॉर पेट्स। ये तो आपका गलत आंसर है, तो यस ऑप्शन को निकाल यहाँ पे मिला जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ हाउ डज क्रॉप रोटेशन कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और आंसर करिएगा। क्रॉप रोटेशन कैसे हेल्प करता है आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए? बताइए सोनाली। सर बी ऑप्शन। ओ, बताइए आरुषि। सर बी ऑप्शन। दिव्यांश। सर ऑप्शन ए। रक्षा, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। उज्जवल सर ए लग रहा है। और कोई बाकी का? श्याम भी? सर ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, बाय रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन एंड इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी। ये आपकी लाइक इट इज द एडवांटेज ऑफ माय क्रॉप प्रोटेक्शन। जब आप क्रॉप प्रोटेक्शन आप यहाँ पे करते हो तो उससे क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन आपका कम होता है, उसके साथ साथ आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होती है। सो ये बात आपको याद रखनी है। क्रॉप प्रोटेक्शन में आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात नहीं करोगे। क्रॉप प्रोटेक्शन के टाइम पे बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, नहीं, इससे आपका फायदा नहीं नुकसान होता है बल्कि ज्यादा। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड अगर आप ज्यादा यूज करते हो आपके फील्ड के अंदर, आपके फील्ड में जो माइक्रोब्स है उनकी डेथ होगी, आपके प्लांट्स आपके लाइक आपका सॉइल का लाइक टॉक्सिसिटी आपके सॉइल की बढ़ जाएगी, पीएच आपका चेंज हो जाएगा। सो दैट इज नॉट समथिंग यू डू, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आप करते नहीं हो। सो क्रॉप प्रोटेक्शन का फायदा याद रखना,
रिड्यूसिंग द सॉइल इरोजन एंड इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी होता है क्रॉप रोटेशन से, राइट। बाकी कोई भी आंसर आपके यहाँ पे सही नहीं है। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ इरिगेशन ये भी गलत है आपके यहाँ पे। बाय प्रोमोटिंग मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस ये भी आपको गलत है। सो ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? बताइए बताइए, बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, सिंपल सा सवाल है, ट्राई करो बेटा बाकी लोग। रवि बताइए, रवि काशिफ बताइए। सर ऑप्शन डी। ओके ठीक है। सोनाली आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, रक्षा? ऑप्शन बी सर। एंड दिव्यांश? सर ऑप्शन बी। दिव्यांश आप बताओ, एक्सप्लेन करो इस आंसर को कि क्यों आपको लग रहा है ये आंसर आपका। टू मिनिमाइज द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, आपके हिसाब से ये होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरे ऑर्गेनिक फार्मिंग का। आप मुझे इसे एक्सप्लेन करो। सर क्वेश्चन के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला है तो सर ऑप्शन ए के अंदर तो केमिकल फर्टिलाइजर बोल दी सर, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट, सर जो ऑप्शन सी है सर उसमें बोला टू जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। और बहुत सर बढ़िया। सर जो ऑप्शन डी है सर उसमें बोला है कि टू डेवलप हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सर ये भी सर ब्रीड इसमें सर क्रॉस ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट बता रही है सर, जिससे कि हम जेनेटिकली अच्छी ब्रीड्स बना सकते हैं। लेकिन सर ऑप्शन बी इनमें से और था सर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राइट, और बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो, जब ऑर्गेनिक फार्म की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बिना कोई फर्टिलाइजर, बिना कोई हाईटेक डिवाइसेस, बिना कोई लैब की जो टेक्निक्स होती है प्लांट बनाने की, बिना इन सबको यूज करें हम प्लांट्स को ग्रो करें विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइक केमिकल इनपुट्स, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लाइक एडवांस इनपुट्स। तो हम नेचुरली प्लांट्स को ग्रो करते हैं। प्लांट को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है आप, क्योंकि आप फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, इट कैन टेक सम टाइम, बट ये सस्टेनेबल होता है। इट्स अ वेरी गुड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। आपको शायद मालूम नहीं होगा बट एक स्टेट है इंडिया में, सिक्किम करके। सिक्किम इज अ स्टेट वेयर यू गेट टू सी दैट आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पे पूरे स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है, राइट। Yes, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आप यहाँ पे लाइक अपना लाइक बहुत बेसिक चीज आप यहाँ पे यूज करते हो, एंड आपके जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, दे आर नेचुरली ग्रोन, होम ग्रोन ऑर्गेनिक प्लांट्स विच विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इन देम, राइट। एंड नीदर दे आर genetically modified plants, ना ही वो genetically modified plants होते हैं। So these are the practice of organic farming. So yes, option B मेरा बनता है यहाँ पे as a correct answer. So yes, that's a correct one. Which of the following is the advantage of using green manure in the agriculture? इनमें से क्या advantage है मेरा अगर मैं green manure को use करता हूँ तो? ध्यान से देखिएगा, take your time and then try to answer this. लीजिए बेटा टाइम लीजिए अपना, बाकी लोग भी बेटा ट्राई करिए। सिंपल सा सवाल है आपका यहाँ पे, वे क्या होता है मेरे यहाँ पे एडवांटेज? व्हाट इज द एडवांटेज आई विल गेट टू सी of using a green manure? सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ये है बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन जब देखते हो ना तब रियलाइज होता है कि ये तो कर सकते हैं हम लोग। बताइए उज्जवल। सी सर। एंड दिव्यांशी आपको क्या लग रहा है? दिव्यांशी कुमारी? सर ऑप्शन सी। शाम्भी? शाम्भी शर्मा? हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंची शायद, ठीक है। ऑलराइट, आई टेक वन मोर आंसर। रक्षा बताइए। ऑप्शन सी सर। बिल्कुल सही। इट improves the soil fertility. Let me just write down few names. So it improves the soil structure, add organic matter and enhances the nutrient availability, right? ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है आपका। बाकी सारे तो लाइक हार्मफुल ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे देखा जाए तो। इट इंक्रीज द सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इट रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रमोट सॉइल डिग्रेडेशन, ये भी गलत है, तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ये तो आप कभी नहीं चाहोगे आपके खेत में होता हुआ। इट कंट्रीब्यूट्स वाटर पोल्यूशन एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, तो ऑप्शन देख के पता चलता है कि यार यहाँ पे तो मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है। सो दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। सो जस्ट लेट मी राइट डाउन फ्यू नेम्स ओवर हियर। आंसर दिया करो, सो उसका आपको बेनिफिट होता है रेगुलरली।
Priyanshi Kumari, and then we have Raksha. All right, ठीक है. Now let's move on to the next question. What is the role of nitrogen fixing bacteria in agriculture? ये भी हमने पढ़ा था, याद करो, हमने पूरी स्टोरी देखी थी नाइट्रोजन साइकिल की बढ़िया पीपीटी के अंदर. सो इसे भी ध्यान से देखो एंड बताओ क्या होगा इसके अंदर सही आंसर. व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे सबको. बताइए उज्जवल, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर अभी तक तो पढ़ ही रहा हूँ सर ऑप्शंस. चलो टाइम ले लो, सब लोग अपने 20-20 सेकंड ले लो यहाँ पे आराम से. टेक योर 20 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. सोनाली बताना चाहेंगे? सर सी ऑप्शन. सी कह रहे हो आप, ठीक है. श्याम भाई आपको क्या लग रहा है? सर सी. श्याम भाई थोड़ा एक्सप्लेन करोगे ये कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप प्लांट्स के अंदर यूजेबल फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है? कैन यू टेल मी सम, थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करिए इसके बारे में. नहीं करेंगे, ठीक है. अंजलि आप थोड़ा बताएंगे? पहले बताइए आंसर क्या लग रहा है आपको अंजलि इसके अंदर? ऑप्शन सी. एक्सप्लेन करोगे इसमें होता क्या है, लाइक व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, क्या करा जाता है? थोड़ा सा आइडिया दो बेटा, थोड़ा सा लाइक स्मॉल आइडिया. सर बाय एनिमल्स प्लांट्स की सर थ्रू एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं ना सर. अब वो तो ठीक है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कर रहा होगा? बैक्टीरिया बेटा, बैक्टीरिया यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जिससे हमें यहाँ पे... बैक्टीरिया होता है बोलो. सर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है सर. ये बैक्टीरिया सर जैसे कि कोई प्लांट होता है उसके जो जड़ों में जो नोड्स होती हैं उनमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट के हर एक पार्ट में नाइट्रोजन पहुंचाता है. राइट. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बेसिकली नाइट्रोजन को कहां से कहां पे लेके आ रहा है? सर प्लांट्स के नोड्स से. ओके ठीक है, गॉट इट. ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे सही है. सो दैट्स राइजोबियम. उसके अलावा और भी आपके बैक्टीरिया होते हैं जो आपको सॉइल में मिलते हैं. और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि आपका जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो N2 के फॉर्म में होता है ना? और इस नाइट्रोजन को आप लेके आते हो सॉइल के अंदर, और जब ये सॉइल में आ जाता है देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ माय NO2 NO3 एंड अमोनियम आयंस. इस फॉर्म में आप नाइट्रोजन को लेके आ सकते हो सॉइल के अंदर. अब मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका नाइट्रोजन इस फॉर्म के अंदर आ चुका है सॉइल के अंदर, as soon as the nitrogen comes in this form inside the soil, तो अब आपको यहाँ पे क्या करने को मिलता है? यहाँ पे व्हाट यू गेट टू सी कि अब यहाँ से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय द प्लांट. अब यहाँ से नाइट्रोजन को प्लांट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे. सो फ्रॉम हियर द प्लांट्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन. अब प्लांट्स क्या करते हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन को करेंगे एब्जॉर्ब सॉइल में से. ये सॉइल में आ चुका है, तो जब तक वो एटमॉस्फेरिक फॉर्म में था नाइट्रोजन तब तक आप उसे यूज नहीं कर सकते थे एज अ प्लांट. लेकिन जैसे ही उसको आप लेके आए सॉइल के अंदर इस फॉर्म के अंदर, तो इसको लेके कौन आता है? इसको लेके आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. तो याद रखना, इनको लेके आता है एटमॉस्फेयर में से सॉइल के अंदर बाय माय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. राइट. तो उसके बाद NO2 NO3 NO4 फॉर्म के अंदर सॉइल आ जाएगा और फिर वहां से सॉइल में से वो प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे. सो फ्रॉम देयर द प्लांट्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट पर्टिकुलर दिस कंटेंट NO2 NO3 NO4 को सॉइल में से प्लांट्स को एब्जॉर्ब करेंगे. एक बार प्लांट में आ गया फिर पूरे इकोसिस्टम में आ जाएगा. प्लांट में एक बार आ चुका फिर एनिमल के अंदर वैसे ही आ जाएगा जब प्लांट को एनिमल खाएंगे तो. सो दैट्स हाउ इट कम्स इन द इकोसिस्टम. तो ये बात याद रखना कि आप N2 को एटमॉस्फेयर में से डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. और जैसे कि सोनाली ने एग्जांपल दिया, आपका राइजोबियम एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर में से और उसे फिर इस फॉर्म में लेके आता है, फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, वो नोडुल में रहता है. सो दिस इज अ स्टोरी जो हमने की थी एक बार, तो आप सबको ये स्टोरी मालूम रहनी चाहिए हमेशा. प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग. राइट. सो ये बात याद रखना. सो ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म यूजेबल बाय द प्लांट्स. ठीक है, तो इसमें यूजुअल फॉर्म में आप ले आए, फिर उन्होंने प्लांट ने उन्हें ले लिया रूट्स के थ्रू. राइट. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म. सो दिस वेयर क्वेश्चंस गेट अल्टीमेटली गेट्स कंप्लीटेड. तो आज भी हमने हमारे 3 चैप्टर के क्वेश्चंस को मिक्स करके हमने आज हमें यहाँ पे पढ़ा. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है देन आपको थ्योरी समझने में आसानी होती है. आई होप जो भी हमने अभी तक यहाँ पे कवर किया है इस कोर्स वर्क के दौरान आपके 3-4 महीनों के अंदर, आई होप सबको सारी चीजें समझ आ रही है.
अगर कोई चीज ऐसी होती है जो आपको कभी समझ ना आए पढ़ते समय इनसाइड में से, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप उसकी फोटो खींच के मेरे साथ शेयर कर सकते हो, राइट। देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट, मैं आपको फिर वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीज का आप ध्यान रखना, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज शेयर दैट विद मी। और जो आपकी एग्जाम होगी, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा सब लोग, एंड ट्राई टू गेट वेरी गुड स्कोर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए ना, लगे कि थोड़ा ये अलग सा क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन है, तब भी उसे अटेम्प्ट करना थोड़ा सोच के, एंड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट, और वो हो जाएगा। अगर आपको ये सब चीजें समझ आ रही है देन आई थिंक आप अच्छे से अपना बोर्ड संभाल लोगे, अपना जो एग्जाम है सब्जेक्टिव वो आप संभालोगे, आई एम वेरी श्योर विद दैट, ठीक है। Yes, sir. सो ऑलराइट देन दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, नाउ विल कैच इन द नेक्स्ट सीजन, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे बाद में आराम से, राइट। कोई डाउट या कोई दिक्कत आती है देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई होप सबके पास मेरा नंबर है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एंड देन वी कैन फिक्स दैट इशू, ठीक है। ऑलराइट देन पीपल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, और एल्स आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, हम लोग फिर मिलेंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ऑलराइट।